हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास की। दोस्तों, ये बुक है ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता के नाम से, जिसमें आगामी एसएससी और रेलवे तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है। इस बुक में लगभग एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए 20,000 से प्लस प्रश्नों को रखा गया है और साथ ही साथ 10,000 क्वेश्चन यहाँ पर टीसीएस के द्वारा पूछे गए 2021 में जो परीक्षा हुई थी वहाँ से लिए गए हैं और ये बुक मार्च 2022 तक अपडेटेड है। ठीक है, तो इस बुक के माध्यम से आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कवर करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस बुक के कवर पर आपको दिखेगा 300 प्लस सेट भी हैं यहाँ पर। ठीक है, 300 प्लस सेट हैं एसएससी रेलवे के 2021 के टीसीएस के एग्ज़ाम के, जिनको हम आने वाले समय में बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में से एक थे, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? देखिए, टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर है हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई 1921 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो आर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आर का मतलब है रिपीट, कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है परीक्षा में। तो यहाँ पर लिखा है 2 बार। ठीक है, इनके अनुसार। और डाटा जहाँ से लिया गया है 2018 से लेकर 22 तक का, तो ये बता रहा है। और यहाँ पर टीसीएस दिखा है आपको, तो ये आपको पता चलेगा कि ये टीसीएस के द्वारा पूछा गया, यानी कि टीसीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो ये बसे थे सिंधु नदी तंत्र पर। ठीक है, देखिए R2 का मतलब है 2 बार रिपीट हुआ है और टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है टीसीएस में। अगला है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है रावी के तट पर है ये। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है सतलज। ठीक है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है? राइट आंसर है रोपड़। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा मांडा, हड़प्पा स्थल मांडा दोस्तों ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी ये शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी? तो इनमें सिंचाई नहरें नहीं पाई जाती थी। ठीक है, सिंचाई नहरें नहीं पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे, ये पक्की ईंटों का अपना घर बनाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्की ईंटों के घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था, तो याद रखिएगा ये है आपकी गाय। ठीक है, इनके टेराकोटा में गाय नहीं थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी तांबा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली? तो याद रखिएगा लोहा। ठीक है, प्रथम धातु थी कौन सी? तांबा, और लोहा यहाँ पर नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो ये अपाठ्य है, यानी कि यह अभी भी अनिर्दिष्ट है, अनिर्दिष्ट यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा हम एक बार पढ़ लेते हैं, अपाठ्य है। ठीक है, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो ये मोहरे हैं दोस्तों,
जो कि सिंधु घाटी की खुदाई में ये अवशेष मिला, यानी कि मोहरें मिली जो कि वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाती हैं। नर्तकी की मूर्तियाँ जो कि कांस्य की बनी हुई थी किस सभ्यता में पाई गई? तो ये पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, ये सत्य नहीं है। ठीक है। कहाँ की मोहरों की खोज से प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे? सही आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी का कौन सा लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, महान स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासी थे, क्वेश्चन है हड़प्पा वासी थे, तो ये शहरी थे। कैसे थे? शहरी। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी उचित रूप से समानतावादी थी ये। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सही आंसर है टेराकोटा का। किसका? टेराकोटा का। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला? देखिए, ऑप्शन दे रहा है ये, कौन सा नहीं मिला? तो पहला है किला, नालियाँ और कुएं, जलाशय, शिखर के साथ मंदिर। तो देखिए, हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं मिला? शिखर के साथ मंदिर नहीं मिले। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो ये मिली है दैमाबाद में। कहाँ पर? दैमाबाद में। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? देखो, ऑप्शन है लोथल, दैमाबाद, सुरकोटडा, धोलीवीरा। तो इनमें से दैमाबाद गुजरात में नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो इनका नाम है ए कंगिंगम। क्या नाम है? ए कंगिंगम। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित हैं एम.एस. वेट्स। ठीक है, क्या नाम है इनका? एम.एस. वेट्स। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? सही आंसर है सिंध। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल अमरी सिंध पाकिस्तान में स्थित है ये। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो को। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? राइट आंसर है पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है, तो यह है महान धान्यगार। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो में ये। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं जुताई के साक्ष्य। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। किस हड़प्पा, क्वेश्चन है 43, किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? सही आंसर है कालीबंगा में। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड यानी कि पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? सही आंसर है लोथल, और ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया? तो ये लोथल से पाया गया। किस हड़प्पा स्थल को मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? सही आंसर है लोथल को माना जाता है। किसे? लोथल को। कहाँ है लोथल? गुजरात में। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? तो ये बसा था साबरमती की सहायक नदी के किनारे। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर था चनहूदड़ो। क्या नाम है इसका? चनहूदड़ो।
सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? राइट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी स्थल है जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात कच्छ के रण में है। ठीक है। कौन सा हड़प्पा स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो ये है धोलावीरा। ठीक है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। 2 बार रिपीट हुआ है, टीसीएस के द्वारा पूछा भी गया है ये। सुरकोटडा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो देखिए गड्ढों के आवास के प्रमाण आपको मिलेंगे बुर्जहोम में। कहाँ पर? बुर्जहोम में। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों एवं 12 सिंहों के सींग के अपछेद बरामद किए हैं? तो ये किए हैं बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। सतुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ही है, ये किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में है। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है फारसी शब्द से। ठीक है। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सनौली। ठीक है। तो हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल सनौली ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। प्राचीन इतिहास वैदिक काल। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि? तो याद रखिएगा वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। ठीक है। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल क्यों हुए? क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थीं? तो आर्य जनजाति की सबसे प्रारंभिक बस्तियां ये सप्त सिंधु में थी। कहाँ पर? सप्त सिंधु में। भारत में वैदिक सभ्यता नदी किस नदी किनारे फली फूली? तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपित कहा जाता है जिसका अर्थ था? तो इसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। ठीक है। मवेशियों का स्वामी। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? तो देखिए रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम था परुष्णी। क्या कहते थे इसको? परुष्णी भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, परुष्णी भी सही है। ठीक है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? आंसर है गंधर्व विवाह को। ठीक है। गंधर्व विवाह को प्राचीन भारत में वैध नहीं माना जाता था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और दूध से बने पदार्थ। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्यों के जीवन के कौन से चरण हैं? तो देखिए पहला है ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, इसके बाद है संन्यास। ठीक है। आरोही क्रम है ये। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए 4 उद्देश्य थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो देखिए वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह है अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है। इनके नाम याद रखिएगा, टीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया। वेदांग नहीं है। देखिए क्वेश्चन है वेदांग नहीं है, तो आपको याद रखना है पूर्व मीमांसा वेदांग नहीं है ये। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए? तो ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। वेद हो, चाहे उपनिषद हो, या फिर पुराण हो या धर्मसूत्र, सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए। सूरदास ने अपने पहले लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया सूरदास जी ने अपने पहले लेखन में। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? आंसर है लोहार। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? सही आंसर है अगस्त्य ऋषि। जनजातीय मुखिया के चुनाव में समस्त कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थीं? राइट आंसर है समिति। कौन होती थी? समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता था? आंसर है संहिता। ठीक है। संहिता। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? राइट आंसर है श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी इसको।
प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो प्रथम स्थान पर था ब्राह्मण वर्ण। ठीक है। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। किसके फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? किस फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो देखिए ये फसल है जौ और तंबाकू। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसको बलि कहा जाता था। ठीक है। वैदिक काल में वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यज्ञ के सूत्र आपको यजुर्वेद में मिलेंगे। कहाँ पर? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक साहित्य से लगाया जा सकता है? तो सामवेद के द्वारा भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? राइट आंसर है ऋग्वेद। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस देवता को कहा जाता है? राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र देवता। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है? राइट आंसर है 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो देखिए मनुस्मृति ये कानून के विषय से संबंधित स्मृति है। उपनिषद क्या है? तो देखिए हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक है। हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक पास बैठना। ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलभा सूत्र। किसको वेदांत भी कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ठीक है। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है दोस्तों 6। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। तो वेदांगों के संदर्भ में कल्प अनुष्ठानों को दर्शाता है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। कौन सा वेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद में जादुई माया और मंत्र के बारे में बतलाया गया है। नचिकेत और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है कठोप उपनिषद में। ठीक है। किसका संवाद? नचिकेत और यम का संवाद। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? राइट आंसर है गरुड़। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है कणाद। तोलकप्पियार किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद थे? तो ये थे तमिल भाषा के। किस भाषा के? तमिल भाषा के। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना कपिल मुनि के द्वारा की गई। कामसूत्र मूल रूप से 3वीं शताब्दी में भारतीय ऋषि द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे। तो उनका नाम था वात्स्यायन। ठीक है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो ये है बोरोबुदुर का मंदिर। ठीक है। इंडोनेशिया में है ये बोरोबुदुर का मंदिर जहां पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान किस जानवर का संबंध था? किस जानवर से संबंधित था? तो अश्वमेध अनुष्ठान यानी कि यज्ञ ये घोड़ा जानवर से संबंधित था। प्राचीन भारतीय इतिहास बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। महावीर की माता का कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला, यानी कि इनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली के पास महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जंत्रिका क्षत्रिय कुल था जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो इनको वर्धमान कहा जाता था। ठीक है, वर्धमान महावीर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो उनको जेना यानी कि विजेता के रूप में भी जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? जमाली। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? राइट आंसर है पावापुरी। ठीक है, कहाँ पर मृत्यु है इनकी? मृत्यु स्थान क्या है? पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्मस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो इसका नाम है अयोध्या। ठीक है, मान्यता प्राप्त पवित्र शहर है ये अयोध्या। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो देखिए, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों ही जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। केवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो केवल्य का संबंध जैन धर्म से है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि ये जैन धर्म से ही संबंधित हैं। जैनियों द्वारा अपने साहित्य यानी कि पवित्र पुस्तकों के इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो सामूहिक शब्द का नाम है अंग। क्या कहते हैं इसको? अंग। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो ये दोस्तों जैन धर्म के ही संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये जैन तीर्थंकरों को ही समर्पित है। राजस्थान का माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द ये जैन धर्म से संबंधित है। श्राद्धा किस धर्म का मूल आधार था? राइट आंसर है जैन धर्म का। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत शब्द ये जैन धर्म से संबंधित शब्द है। किसमें एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर जी की? तो ये है कल्पसूत्र। ध्यान रखिएगा, कल्पसूत्र है ये। पार्श्वनाथ किस नंबर के, आप कह सकते हैं किस स्थान के या किस नंबर के जैन तीर्थंकर थे? तो ये थे 23वें नंबर के। ठीक है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो ये है महावस्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो महावीर स्वामी ने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए दक्षिण एशिया की यात्रा की। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? तो वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया? प्राकृत भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये 2 बार। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? तो ये बल्लवी गुजरात में मौजूद हैं। ठीक है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। टीसीएस के द्वारा पूछा गया है और 3 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो सही आंसर है जन्म से। गौतम बुद्ध किस वंश यानी कि गणराज्य के थे? तो ये शाक्य गणराज्य के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? तो ये था सारनाथ का। बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर है मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? आंसर है धर्मचक्र मुद्रा में। किसमें? धर्मचक्र मुद्रा में। वैशाख पूर्णिमा का महत्व है क्योंकि इसी दिन हुआ था। तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इस दिन का अधिक महत्व है।
उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट आंसर है बोध गया। रिपीटेड क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध किसके समकालीन थे, यानी कि किस शासक के? तो बिंबिसार के समकालीन थे भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल को किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? सही आंसर है अशोक मौर्य के रुम्मनदेई स्तंभ के द्वारा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर क्या कहा जाता है? तो इसको बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ को। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे रुचि रखते थे, तो वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे इसीलिए। बौद्ध धर्म का कौन से संप्रदाय हैं? तो देखिए बौद्ध धर्म के संप्रदाय आपने दो तो हमेशा सुने होंगे, महायान, हीनयान, लेकिन इसे भी याद रखना थेरवादी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह दोनों वर्ग क्रमशः थे। तो देखिए पहला महिलाएं और दूसरा शूद्र। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिकी मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं? तो देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्ता, सम्यक एकाग्रता यानी कि समाधि। ठीक है, ये सभी हैं अष्टांगिकी मार्ग में आते हैं। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। तो देखिए कौन कौन से स्थान है ये 8? तो देखिए इनके नाम है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकीसा, राजगृह एवं वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई राजगृह में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? तो राजा अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद को पाटलिपुत्र में आयोजित करवाया था। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। किस स्थल पर आयोजित किया गया था इसको? तो इसको कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, 4 बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन एग्जाम में। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? आंसर है बाम सात पाकसिनी। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है, अर्थ 3 टोकरियां हैं। ठीक है, टोकरियां। बौद्ध धर्म की पवित्र अथवा धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो इसका नाम है त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो अब देखिए बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है इसकी भाषा पाली भाषा में हुई है। इसकी रचना किसमें? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक भाषा का प्रयोग किया गया, तो ये भाषा है दोस्तों पाली भाषा। कौन सी है? पाली। यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, पाली भाषा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये बौद्ध पाठ है। ठीक है, मिलिंद पन्हो। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया है? तो अजंता के चित्रों को करुणामय बुद्ध द्वारा प्रेरित किया गया। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? इंपॉर्टेंट है अंकोर वाट का मंदिर, ये है कंबोडिया देश में। कहाँ पर? कंबोडिया देश में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है बामियान में। कहाँ पर? बामियान में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे, तो इनका नाम है पद्म संभव। नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर है अशोक के शासनकाल के द्वारा। आजीवक थे, तो भगवान बुद्ध के समकालीन संप्रदाय था ये। ठीक है, आजीविका नाम है इसका, सॉरी आजीविका। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? आंसर है बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में दिखाई दिए। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? आंसर है महायान संप्रदाय के समय। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया? राइट आंसर है यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा।
अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? आंसर है भाब्रू। क्या नाम है इसका? भाब्रू। अशोक का शिलालेख है, ठीक है, जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की खोज स्थल नहीं है, तो भाब्रू अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है। कहाँ में, किस स्थान में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? तो ये बिहार में है महाबोधि मंदिर, ठीक है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? आंसर है बिरला तारामंडल, कोलकाता, ठीक है। ये सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है। तक्षशिला किस कला का प्रसिद्ध स्थल था? तो ये गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल था तक्षशिला। किस कला को, क्वेश्चन है, किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार कला को ग्रीक और बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला, क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बुद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, ये स्कूल है, तो यह है गांधार कला। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई थी? राइट आंसर है भगवान बुद्ध की। अश्व घोष की एक महाकाव्य कविता जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्माण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है, वो कौन सी है? तो इसका नाम है बुद्ध चरित्र। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है 4 आर्य सत्य की अवधारणा। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो महायान ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इनकी मृत्यु यानी कि मौत से जुड़ा हुआ है। क्या? स्तूप शब्द। न्याय सूत्र किसने लिखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखा? तो इसको लिखा है गौतम ने। किसे एशिया का प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो भगवान गौतम बुद्ध को ही कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों में से कौन सी कथाएं संबंधित हैं? राइट आंसर है जातक कथाएं। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? राइट आंसर है कनिष्क। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली? तो देखिए गौतम बुद्ध जी ने अपनी समाधि कुशीनगर में ली थी। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो इसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए शब्द है, तो ये पाली शब्द है। कैसा? पाली शब्द है। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है, राइट आंसर है पावापुरी। क्या? पावापुरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? सही आंसर है प्राकृत भाषा में। कहाँ 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सांची। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है सिद्धार्थ। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो देखिए चौखंडी स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में धमेक स्तूप स्थित है? इंपॉर्टेंट है धमेक स्तूप, ये वाराणसी में स्थित है। लगभग 600 वर्ष तक परित्याग रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? राइट आंसर है 1818 में। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसने की? तो ये सर हेनरी टेलर ने की थी, ठीक है। सांची के स्तूप की खोज किसने की? सर हेनरी टेलर। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? राइट आंसर है हर्मिका। क्या शब्द है ये? हर्मिका। ध्यान रखिएगा हर्मिका, ये रहा। स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो भरहूत स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है।
बौद्ध स्थल वैशाली एवं नालंदा किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए वैशाली और नालंदा ये दोनों ही बिहार में स्थित हैं। दीघा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है, तो ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक का एक भाग है, तो मध्यमा निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीसीएस के द्वारा पूछा गया। आचरण और आत्मोक्ष का चरम रूप, ये अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। अपना अधिकांश उपदेश ग्रंथरकूट में किसने दिया था? सही आंसर है गौतम बुद्ध जी ने। बुद्ध युग के बाद बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बुद्ध युग के दौरान बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। प्राचीन भारतीय इतिहास महाजनपद। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्यों के नाम बताइए। तो देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मल्ल, बज्जी, काम्बोज और कुरु, ठीक है। वह कौन सा साम्राज्य था जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो देखिए युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल करने वाला साम्राज्य का नाम है मगध। मगध राजवंशों का कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थापित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ठीक है। राजा खारवेल के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे, तो ये थे कलिंग के चेदी वंश के सबसे महान शासक। क्या नाम था उनका? राजा खारवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो ये था पोरस, ठीक है। सिकंदर ने किसका सामना किया? पोरस का सामना किया था। सिकंदर के महान अनुशिक्षक यानी कि ट्यूटर यानी कि गुरु कौन थे? तो ये थे अरस्तु, ठीक है। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है, ये किसने लिखी? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई। गार्गी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? तो गार्गी, मैत्रेय और कपिल इनके घर मिथिला में थे। कहाँ पर? मिथिला में। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी तक्षशिला में। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को किस प्रकार बनाया जिससे वह दे सकें? तो ये सुरक्षा दे सकें, ठीक है। क्या? सुरक्षा दे सकें। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में श्रेणी के संघ थे, तो प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों के संघ थे। किसके? व्यापारियों के। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो ये था मगध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियां यानी कि महाजनपद मौजूद थे? तो ये थे 16 महाजनपद। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, बज्जी वैशाली बिहार में है, मैं अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था, जिसे किस रूप में जाना जाता था? तो इसको गढ़ या फिर संघ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज्य था? तो ये था गोंड जनजाति का राज्य। क्या नाम है इसका? गढ़ कटंगा। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो अगुत्तरा निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमस या फिर जेंड्रामस कहा जाता है? तो धनानंद को कहा जाता है, ठीक है, धनानंद। किसकी लड़ाई 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान और राजा पोरस सिंधु नदी को पार करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई थी? तो ये थी हाइडे स्पीच की लड़ाई। क्या नाम है इसका? हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं इसको। नंद वंश का पहला शासक कौन था? तो नंद वंश का पहला शासक था महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका नाम था धनानंद, ठीक है, धनानंद अंतिम शासक। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाह को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? तो इसका नाम है पेरिपल्स मैरिस एरिथ्रेई, ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को
किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया बिंबिसार के द्वारा। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक था, किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और ये बिंबिसार का पुत्र था। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? राइट आंसर है उसके पुत्र अजातशत्रु ने। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश से मगध का पहला शासक था बिंबिसार। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था बिंबिसार। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी? तो उनका नाम था उदयन। क्या नाम था उनका? उदयन। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवंतिका के नाम से जाना जाता था मालवा, उज्जैन को। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो देखिए, कामरूप ये असम का ही प्राचीन नाम था। ठीक है। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर को ही कहते हैं पुरुषपुर। प्राचीन भारतीयों को बर्मा यानी कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है के बारे में कैसे पता था? तो ये स्वर्ण भूमि के नाम से इसको जानते थे। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी अवंती। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कहाँ मगध की राजधानी थी? तो थी राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। किसके साम्राज्य पर महापद्मानंद का शासन था? किसके साम्राज्य पर महापद्मानंद का शासन था? राइट आंसर है मगध पर। प्राचीन इतिहास मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से खदेड़ा। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? राइट आंसर है सिंधु नदी तक। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम तक सिंधु नदी तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे तक्षशिला से। और चाणक्य ने ही लिखा है अर्थशास्त्र को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अष्टशास्त्र, देखिए चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य के अष्टशास्त्र के संपादक कौन थे? तो संपादक थे आर शाम शास्त्री। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक राजशिल्प से है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजनीतिक राजशिल्प से। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? देखिए, भारत का पहला दौरा किया इसने, इसका नाम था मेगिस्थनीज। क्या नाम था? मेगिस्थनीज। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहाँ पर अशांति थी? तो तक्षशिला में अशांति थी। कहाँ पर? तक्षशिला में। बिंदुसार ने कहाँ विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो बिंदुसार ने उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक था दोस्तों मौर्य वंश का राजा। ठीक है, अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था करुवाकी, जिसने उसे प्रभावित किया था। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो अशोक ने ही कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो मौर्य वंश में कलिंग युद्ध 361 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 361 ईसा पूर्व। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति पर गहरा परिवर्तन आया था? सही आंसर है कलिंग के युद्ध से। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जन हानि का उल्लेख किया और युद्ध के त्याग की घोषणा की? तो देखिए, यह है शिलालेख 13। ठीक है, शिलालेख 13 में बतलाया गया है ये।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु का नाम था उपगुप्ता। क्या नाम था? उपगुप्ता। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? सही आंसर है प्रबुद्ध निरंकुशता। ठीक है, प्रबुद्ध निरंकुशता। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 हम पढ़ रहे थे और इसका आंसर यहाँ पर है, देखिए ये रहा। और माफ़ी चाहूँगा, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी? सही आंसर है उत्तर पश्चिमी। सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? तो सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर हैं हाथी, ये पूर्व में है, घोड़ा पश्चिम में, सिंह उत्तर में और बैल दक्षिण में है। भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया है और अपनाया है? सही आंसर है अशोक। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राइट आंसर 24। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभावी अधिकारी थे? तो ये थे कृषि के प्रभारी अधिकारी। 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। ठीक है, और इलाहाबाद का ही नया नाम अब प्रयागराज है। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र कौन था? सही आंसर है अशोक। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये था अशोक। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? सही आंसर है धर्म महापात्रों को भेजकर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक हुआ अशोक। सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो ये थे अशोक महान। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? राइट आंसर है अशोक। देवनम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनम पिया या फिर पियादस्सी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है देवनम पिया या पियादस्सी के नाम से। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया? तो ये थे अशोक महान। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए TCS द्वारा पूछा गया है। तो ये 7 वर्गों में बांटा इसने। किसने? मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को यानी कि उसके समाज की जातियों को 7 भागों में बांटा है। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धमेख स्तूप। अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की? राइट आंसर है धम्म। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कहा जाता था? तो देखिए, अशोक ने जिन धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया था उन्हें धम्म महामत्ता कहा जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? तो ये राजा खारवेल ने खुदवाया था। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई।
ये किस राज्य के शासन, इन्होंने कहाँ शासन किया? तो इन्होंने कलिंग में शासन किया था। कहाँ पर? कलिंग में। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? तो देखिए, जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेशी नीतियों के बारे में अशोक के शिलालेख में जानकारी मिलती है। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, बराबर गुफाएं किस काल की हैं? तो ये मौर्य साम्राज्य की हैं। किस काल की? मौर्य साम्राज्य की। कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं। मौर्य काल में केवल राज्य का अधिकार था, तो मौर्य काल में खान, केवल राज्य का अधिकार था यहाँ। अशोक का जोगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो अशोक का जोगड़ा शिलालेख ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? तो देखिए, इसका नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है इसका? पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया? देखिए, मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया? राइट आंसर है सत्यमेव जयते को। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? तो ये पत्थर पर उकेरे गए थे। किस पर? पत्थर पर। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? तो इनका नाम था तिस। क्या नाम था? तिस। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? राइट आंसर है बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ। बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चोरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको मौर्य काल से संबंधित माना गया है। कहाँ पर सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? तो ये है गुजरात में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? तो देखिए, तौसाली। तौसाली मौर्य साम्राज्य के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास। मौर्य काल के बाद मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो देखिए, इसका नाम है शुंग वंश, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध पर साम्राज्य किया? शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन थे? तो इनका नाम है पतंजलि, ठीक है। पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए, शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो ये सातवाहन वंश से संबंधित था। क्या नाम है इसका? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे शिमुका। क्या नाम है इसका? शिमुका। प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ये सातवाहन के शासनकाल में ही शुरू की गई थी। किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो ये की सातवाहन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? सही आंसर है सी से, ठीक है। सी से के सिक्के सातवाहन राजा ने ही चलाए थे। सातवाहन का महानतम शासक कौन था? तो इसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। ये सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक था। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ का चट्टान शिलालेख ये रुद्रदमन से संबंधित है। सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? तो ये आए थे पार्थियन, जिसको गोंडो फर्नीज भी कहते हैं, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिशेस, ठीक है। कुजुल कडफिशेस। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? देखिए, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक का नाम है कनिष्क। क्या नाम है इसका? कनिष्क।
78वीं ईस्वी से शुरू होने वाला शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा? तो ये बैठा 78 ईस्वी में सिंहासन पर। चरक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? तो चरक जो चिकित्सक थे ये कनिष्क के दरबार में ही थे। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक कनिष्क को ही कहा जाता है। गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ? तो ये हुआ कनिष्क के शासनकाल में विकसित। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क के द्वारा खोला गया। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो देखिए कुषाण शासक, इसका नाम है कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषापुर में। ठीक है। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों ही कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका एक संयोजन है? तो ये इंडो ग्रीक शैली का संयोजन है। क्या? कुषाण के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ कला के क्षेत्र में। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये मथुरा संग्रहालय में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? मथुरा संग्रहालय में। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? देखिए सबसे पहले, सबसे ज़्यादा मात्रा में शुद्ध सोने के, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं सिक्कों से, वो भी सोने से। तो यहाँ पर यदि आप कोशिश करें तो उनको एक जगह लिखते जाइएगा जब जब आप इनको पढ़ते हैं। ठीक है। तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे कुषाण शासकों ने। ठीक है। तीसरी शताब्दी में बाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो बाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। क्या नाम है इसका? विंध्य शक्ति। शक युग की स्थापना हुई थी। तो देखिए शक युग की स्थापना हुई 78 ईस्वी में। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ था? तो ये हुआ आंध्र। किस शासक के लिए एक का ब्रह्मांड प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक यानी कि प्रथम शासक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कनिष्क एक राजा था। तो कनिष्क एक कुषाण राजा था। कैसा? कुषाण शासक था ये। ठीक है। कौन से शासक यूयेझी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? तो ये थे कुषाण। ठीक है। कुषाण शासक। प्राचीन भारत में गांधार कला किस राजवंश ने विकसित किया था? राइट आंसर कुषाण वंश ने। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। तो देखिए इस पाठ का नाम है सुश्रुत संहिता। ठीक है। सुश्रुत संहिता। गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों एवं पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी? तो इन्होंने कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? तो राजा रुद्रदामन ये शक वंश के थे। किसके? शक वंश के। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। संगम काल। संगम युग का संबंध किस के इतिहास से है? तो यह है तमिलनाडु के इतिहास से। ठीक है। संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से। अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई थी? तो ये हुई है तमिलनाडु राज्य से। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र था मुस्सिरी। कहाँ पर? मुस्सिरी में। चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विजयालय चोल द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई। ये TCS के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उरेयूर। क्या नाम है? उरेयूर में। चोल राजाओं ने शासन कहाँ था? तो चोल राजाओं का शासन था दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पर था? तमिलनाडु में। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? सही आंसर है चोल शासकों ने।
चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो चोल राजवंश की राजधानी थी तंजौर। क्या थी? तंजौर। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बृहदेश्वर मंदिर चोल काल में बना, ये तंजावुर या फिर तंजौर में स्थित है। एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है, तो देखिए एरावातेश्वर मंदिर, ये दोस्तों चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है। चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो ये करते हैं पल्लीच्छिदम के रूप में। ठीक है, पल्लीच्छिदम के रूप में। चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज चोल के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया गया था। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं, तो देखिए अधिकांश चोल मंदिर ये शिव को समर्पित हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को दक्षिण से उत्तर लाने वाला चोल राजा का नाम है राजेंद्र चोल। क्या नाम है? राजेंद्र चोल। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़े थे? तो ये चोल राजवंश से जुड़े थे। किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सीलोन, इसको सिंगल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक है, पर विजय प्राप्त की? तो देखिए इसका नाम है राजा राज प्रथम। ठीक है, क्या नाम है? राजा राज प्रथम, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, राजा राज प्रथम। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो इसका नाम है राजा राज प्रथम। ठीक है। पोहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? राइट आंसर है करिकाल। उत्तर मेरूर शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है चोल प्रशासन के बारे में। किस में द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है थल बईपुरम तांबे की थाली में। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? देखिए संगम साहित्य के संरक्षक थे पांड्या। कौन थे? पांड्या। शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या था? तो देखिए सलभोग शब्द का अर्थ था स्कूल के भरण पोषण के लिए दान दी गई जमीन। दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय हुआ 9वीं शताब्दी ईस्वी में। चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मण को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो इसका नाम था ब्रह्मदय। ठीक है, ब्रह्मदय। किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेंद वेलन तथा अरेयर आदि उपाधियां दी? तो ये दी थी चोल राजा ने। देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया। नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? सही आंसर है चोल काल में इसको बनवाया गया। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो इसको बोलते थे देवदान। क्या कहते थे? देवदान। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द्रविड़ शैली। क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। चोल राजाओं को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा? तो देखिए इसका नाम था कृष्ण तृतीय। क्या नाम था? कृष्ण तृतीय। चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आक्रमण करने वाला था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर ये नए नार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। संगम राजचेरी से किस शासक का संबंध नहीं था? आंसर है नेडोन। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राइट आंसर है राजा राज चोल। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? सही आंसर है राजा राज प्रथम का।
किस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता इनके गंगई कोंडा चोल कहा जाता था? राइट आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? तो इसे कहते थे सलभोग। क्या कहते थे? सलभोग। चोल साम्राज्य ने ज़्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो देखिए इन्होंने दक्षिण क्षेत्र में शासन किया। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था? तो बेलन बगई, क्या कहते हैं इसको? बेलन बगई के रूप में जाना जाता था। संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। किससे? दक्षिण भारत से। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए श्री गुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? तो गुप्तों की राज दरबार की भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया गया? तो देखिए गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसको कहते थे रूपक। क्या? रूपक। किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? तो ये राजवंश है गुप्त राजवंश। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है? देखिए टीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया टीसीएस के द्वारा, तो बीणा बजाता था ये। देखिए बीणा लिखा है, सही है, कहीं कहीं आपको बीणा भी मिलेगा, बीणा। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के जारी किए गए। देखिए सर्वाधिक संख्या में सबसे पहले जारी किसने किए? कुषाण शासकों ने सोने के। अब कह रहा है गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के जारी किसने किए? तो ये सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों ने। किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? तो अजंता की चित्रकारी गुप्त काल से ही संबंधित है। अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ तो ये गुप्त काल में हुआ था। कब? गुप्त काल में। गुप्त काल के चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे जा सकते हैं? तो इसको अजंता पर आप देख सकते हैं। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? तो कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था? राइट आंसर है पाटलिपुत्र को। किसे? पाटलिपुत्र को। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त शक की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। अपनी जीत के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये दर्ज है इलाहाबाद स्तंभ में। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? तो ये की हरिसेन ने। किसने? हरीश सेना ने की थी। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बारहमीर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? ये तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे सभी के सभी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। चीनी यात्री फायान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बारहमीर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बारहमीर का पंच सिद्धांत खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे? खगोल विज्ञान से। गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था कौन थे? तो उनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है धन्वंतरी। कौन सा साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत
संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो ये है मेघदूतम। मेघदूतम। किस गुप्त राजा ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने रोका था हूणों को भारत पर आक्रमण करने से। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो गुप्त काल के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है? तो ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पर है? बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, ऐसे कह सकते हैं आप, या फिर संकलित किया गया पंचतंत्र की कहानियों को। एक गुप्त शासक था, तो देखिए विक्रमादित्य एक गुप्त शासक था। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने कौन सी पुस्तकें लिखी? तो इन्होंने इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनकी अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभवम, ये सभी कालिदास की पुस्तकें हैं। इंपॉर्टेंट बुक है एक और, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो इस बुक को भी लिखा है कालिदास ने और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया था। कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखन के रूप में श्रेय दिया जाता है। तो इसका नाम क्या है इस काव्य का? देखिए, तो इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात हो रही थी ये। सबसे पहले पाई के मान की गणना किसने की? तो पाई के मान की गणना की थी आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। बारहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बारहमिहिर ने लिखी थी बृहत संहिता। कौन सी पुस्तक लिखी? बृहत संहिता। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? देखिए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। गुप्त काल के दौरान सिक्कों, सोने के सिक्कों को कहा जाता था, तो इसको दीनार कहते थे। ठीक है। कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे? तो इनका नाम है हरीश सेना। ठीक है। कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे? तो इनका नाम है हरीश सेना। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है इस बुक को, मेघदूत को। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक कौन थे? तो उनका नाम है कौटिल्य। नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुमार गुप्त ने इसको शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? तो इसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा था विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? तो सूरदास जी नवरत्न का हिस्सा नहीं थे विक्रमादित्य के दरबार में। गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी? क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी? राइट आंसर है टिन। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास है ये, में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की है? तो ये गुप्त काल की है। ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुट्टक्का और कुट्टक्कागणिता शब्द इस्तेमाल किया था? तो इन्होंने बीज गणित के लिए ये शब्द यूज किए हैं। प्रसिद्ध गुप्तकाल दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। कहाँ? देवगढ़ में। गुप्त शासकों ने कहाँ एक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाला हल कर था? तो इसका नाम है हलीवा कर। क्या नाम है? हलीवा कर। वर्धन वंश अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे? तो उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया? तो देखिए, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वरम से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि ने संस्कृत में की थी। इस दरबारी कवि का नाम क्या है? तो उनका नाम है बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट। एक महान रूमानी नाटक कादम्बरी की लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये, नाटक है, या बुक कह लीजिए आप।
कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के काल में 6ठी शताब्दी के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो इसका नाम है हैन सांग। ठीक है, हैन सांग, सुंग यू भी कहते हैं इसको। ठीक है, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार का नाम किसको दिया जाता है? तो देखिए, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हैन सांग को। ठीक है, हैन सांग को। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? तो ये हैन सांग के सम्मान में की गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया? तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया था। कहाँ? प्रयाग में। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो देखिए, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इनकी अवधि रही 606 से लेकर 647। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत में लिखा था? आंसर है हर्षवर्धन। चीनी यात्री हैनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया। तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़े। तो देखिए, इनका नाम है अपने भाई राजवर्धन। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये राजवर्धन। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों व या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इनको सामंत के रूप में स्वीकार किया गया। किस रूप में? सामंत के रूप में। दक्षिण भारत का साम्राज्य। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो इसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति एक जैन जिसने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया? तो देखिए, रवि कीर्ति, इसको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा संरक्षण दिया गया था। किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया? सही आंसर है चालुक्य के द्वारा। किसके दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर स्थित हैं? सही आंसर राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा में चालुक्य जैन मंदिर स्थित हैं। विक्रमांक देवचरित कश्मीरी कवि द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। तो इसको लिखा है बिलहड़ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बिलहड़ के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर को चालुक्य राजाओं के द्वारा बनवाया गया। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी थी दोस्तों कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? तो महाबलीपुरम की स्थापना की पल्लव राजाओं ने। ठीक है। किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजा ने बातापी कोंड की उपाधि धारण की? देखिए, इंपॉर्टेंट उपाधि है ये। बातापी कोंड की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था, किस वंश का शासक था? तो ये पल्लव वंश का शासक था। ठीक है। महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ये महाबलीपुरम में पंचरथ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ पल्लवों के शासन में। क्वेश्चन नंबर 15, महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पल्लव के द्वारा संरक्षित होने के साक्षी हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष थी? तो ये 618 ईस्वी। ठीक है। बादामी चालुक्यों की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी ऐहोल में। कहाँ पर? ऐहोल में।
पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया चालुक्यों के शासनकाल में। दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई? तो ये बड़ी 8वीं शताब्दी के समय। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको लिखा गया इलांगो आदिगल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो मार्को पोलो इटली के मूल निवासी थे। हैंत्सांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो इसने किया नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशन प्रथम। कौन था? पुलकेशन प्रथम। बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के किसके द्वारा निर्मित एक प्राचीन किला है? तो ये पुलकेशन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसका एक उदाहरण है? तो ये रॉक कट मंदिर का उदाहरण है। किसका? रॉक कट मंदिर का उदाहरण है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? राइट आंसर है रुद्रमा देवी ने। किसने? रुद्रमा देवी ने। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्यों का शासन रहा था? तो इन्होंने दक्षिण में शासन किया है। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो पश्चिमी गंगा वंश के शासकों ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। साम्राज्यों का काल। भारत के 2 महान कलाकार बीतापाल और धीमान थे। तो ये पाल वंश के थे। किसके थे? पाल वंश के। क्या नाम है? बीतापाल और धीमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी वंश था राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किसने किया? तो हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किया था दंती दुर्ग ने। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? तो ये था दंती दुर्ग, जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ है? तो ये एलोरा में है दोस्तों। कहाँ पर है? एलोरा में। महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में एलोरा गुफा स्थित है। किसकी गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है? तो एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। एलोरा में कैलाश मंदिर उदाहरण है। तो ये रॉक कट मंदिर का उदाहरण, यानी कि पत्थर काट के बनाया गया। ठीक है, रॉक कट का मतलब होता है पत्थर काट के बनाया गया। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण को किस वंश ने संरक्षण दिया? राइट आंसर है राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये किया गया राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय में। राष्ट्रकूटों का सबसे स्थायी योगदान क्या है? तो देखिए, पम्मा, पोन्ना, राणा, कन्नड़ कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा था। दक्कन और आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ? तो इनका राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ 753 ईस्वी में। मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? तो यहाँ पर हिंदू और जैन दोनों के मंदिर हैं। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो का स्मारक बनवाया गया है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? सही आंसर कैलाश मंदिर का। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर ये खजुराहो में है स्थित। कहाँ पर है? खजुराहो में स्थित है। कौन से मंदिर कामुक मूर्ति वाली नागर शैली की
स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है खजुराहो के मंदिर। बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भारत आया माहीपाल प्रथम के शासनकाल में। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो राजशेखर ये रहते थे माहीपाल प्रथम के समय में। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने किया था? इंपॉर्टेंट है। तो मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किया था। किस प्रत्याहार राजा ने प्रमन की उपाधि धारण की? राइट आंसर है मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। पालों के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? राइट आंसर है सेना राजवंश ने। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित है? तो नोबल परंपरा ये सेना राजवंश से संबंधित है। सेना वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया? तो ये थे लक्ष्मण सेन। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण सेन। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ है मंदिर वास्तुकला की एक शैली। ठीक है, मंदिर वास्तुकला की एक शैली। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या था? तो ये सामंत का अर्थ होता है एक मातहत शासक। ठीक है, एक मातहत शासक। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन कला का मंदिर किस स्थल पर है? तो ये ऐहोल में स्थित है। कहाँ पर? ऐहोल में। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में भारत आया था? राजदूत के रूप में आया था। तो यह आया है भागभद्र के समय में। ठीक है, भागभद्र। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं भास्कराचार्य। सरहबपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने शासन किया था। तो ये दोनों ही राजवंश छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन किया। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो ये मिलता है हल्लूर से। कहाँ से? हल्लूर से। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से, शिलालेख से। किन ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य स्थापित किया? तो इनका नाम है कदम्ब मयूर शर्मन। ठीक है, कदम्ब मयूर शर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, शूद्रक, मृच्छकटिकम, कलहड़, रामचरितमानस, हर्षचरित, बाणभट्ट, फिरदौसी, शाहनामा। तो देखिए पहले देखिए शूद्रक ये मृच्छकटिकम से संबंधित है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, ऐसे बता रहा है ये। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी और फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। ठीक है, अच्छा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इनमें से कान्यकुब्ज ये भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है। कोलाथुनाडु तथा बल्लुवनाद और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो ये थे केरल के थे। कहाँ के? केरल के। प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास ने रचना नहीं की। तो इन्होंने किरातर्जुनीयम की रचना नहीं की। ये भारवी द्वारा लिखित है ये। ठीक है। निंगथौजा राजवंश की तत्कालीन रियासत पर शासन किया था। तो इन्होंने मणिपुर में किया। कहाँ पर? मणिपुर में। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बलिदान नहीं था, तो सही आंसर है इन चारों में से मूवेंद बेलन। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? राइट आंसर है पाल साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेख कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रशस्ति शिलालेख। क्या कहते हैं?
प्रशस्ति शिलालेख, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, प्रशस्ति शिलालेख। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो इस तकनीक का प्रयोग है दबाव सल्कन। ठीक है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शब्द नगर, बेसर और द्रवण किससे जुड़े शब्द हैं? तो ये मंदिर वास्तुकला की शैलियां हैं तीनों ही। ठीक है। अवंती साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो अवंती साम्राज्य की राजधानी थी उज्जैनी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे मौजूद है? तो ये बेंगई के किनारे मौजूद है। प्राचीन भारत में, क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाकाटक वंश के संस्थापक का नाम है विंध्य शक्ति। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुम्मिलित है? देखिए युग्म आप वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं, कौन सा सुम्मिलित है। तो देखिए हम्पी कर्नाटक, ये सही है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ये सही है। और कोणार्क उड़ीसा में है, ये सही है। ठीक है। सही कौन सा नहीं है इसमें से? दूसरा, भीमबेटका छत्तीसगढ़। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है क्योंकि। ठीक है। 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु बाकड़कर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? गलती से खोज की थी, देखिए लिखा है, इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। किसकी? भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। भीमबेटका तथा विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। तो ये प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। ईनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है घोड़ नदी के किनारे। पीकली हाल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। कोल्डी हवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था, तो ये वर्धा महाराष्ट्र में मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दैमावाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृति किस राज्य में स्थित थी? तो ये महाराष्ट्र में स्थित थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।